हेलो फ्रेंड्स, मैं परवेज़ आलम। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक एक एक करके हम लोग देख रहे हैं। हम लोग पहले देखे थे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। उसके बाद हम लोग देखे कि जैसे मुगल साम्राज्य का प्रभाव घटता गया तो क्षेत्रीय शासक जो थे वो उभर कर आए। तो हम लोग पहले देखे बंगाल के बारे, फिर मैसूर के बारे। आज हम लोग बात करेंगे अवध के बारे, अवध के इतिहास। अवध एक बफर राज्य था। अवध को एक स्वतंत्र राज्य का स्वरूप जो दिया या फिर अवध का संस्थापक कहिए तो उसका नाम है आपका सआदत खां। कार्यकाल है 1722 से 1739। ये खुरासन से आए थे और भारत में बस गए। ये ईरानी गुट के थे। इनको एक उपाधि मिला, इनका उपाधि धारण किया बुहरान उल मुल्क। और इनका जो एक असल दूसरा नाम है मीर मोहम्मद अमीन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने राजधानी पहले फैजाबाद में बनाया। बाद में हालांकि अवध का राजधानी फैजाबाद से लखनऊ भी चला जाता है, लेकिन वो बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अवध का पहला राजधानी कहाँ होता है? फैजाबाद में। इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि जब अवध में सआदत खां अवध का संस्थापक बना तो उस वक्त दिल्ली में या केंद्र में या फिर मुगल बादशाह या मुगल सम्राट कौन थे? तो उस वक्त थे मोहम्मद शाह, जिसका कार्यकाल 1719 से लेकर 1748 तक। ये पहले सआदत खां पहले आगरा के सूबेदार थे, बाद में अवध के सूबेदार बने। 1723 ईस्वी में इन्होंने नया राजस्व बंदोबस्त की व्यवस्था अपनाई, क्योंकि जमींदारों का जो जुल्म था वो किसानों पर बढ़ता जा रहा था। तो इन्होंने नया राजस्व बंदोबस्त की व्यवस्था अपनाई। और फिर क्या है कि एक करनाल का युद्ध होता है तो उस वक्त मुगल सम्राट का ये साथ देते हैं सआदत खां। उसके बाद क्या है कि नादिर शाह को धन का लालच देकर दिल्ली पे आक्रमण करने को उकसाता है और फिर दिल्ली पर नादिर शाह आक्रमण भी करते हैं। 1739 में नादिर शाह दिल्ली जीत भी जाते हैं। फिर उनका अपना वादा के मुताबिक जब ये नहीं पूरा कर पाते हैं तो ये जहर खाकर, कौन? सआदत खां जहर खाकर अपना आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बाद आता है अवध का शासक के रूप में, अवध का नवाब के रूप में उसका दामाद या उसका भतीजा सफदरजंग। 1739 से 1754 तक रहते हैं। 1739 में ये अवध का नवाब बना और उस वक्त मोहम्मद शाह ही होते हैं 1948 तक। तो 1748 तक 1748 में मोहम्मद शाह इसे वजीर भी बनाया। किसको? सफदरजंग को। और उसके बाद से जो अवध का नवाब था वही वजीर कहलाने लगा। इलाहाबाद का प्रांत भी दे दिया मोहम्मद शाह, इलाहाबाद का प्रांत भी दे दिया सफदरजंग को। सफदरजंग एक धर्मनिरपेक्ष नवाब था। इन्होंने प्रशासन में एक हिंदू नवाब राय को उच्च पद पर रखा, मतलब अपना एक वजीर भी बनाया। रुहेल तथा बंगस के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। सफदरजंग रुहेल तथा बंगस के विरुद्ध युद्ध छेड़ा और 1750-51 में एक लड़ाई लड़ी रुहेल तथा बंगस के विरुद्ध में। उसमें मराठों का सैनिक और जाटों का समर्थन मिला। 1753 ईस्वी में अहमद शाह, 1753 ईस्वी में मतलब 1753 ईस्वी में अब दिल्ली सम्राट के मुगल बादशाह कौन होते हैं? अहमद शाह। इनका कार्यकाल मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह 1748 से 1754 तक। तो अहमद शाह सफदरजंग को 1753 ईस्वी में वजीर के पद से बर्खास्त कर देता है। सफदरजंग का 1754 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है। उसके बाद सफदरजंग का ही पुत्र आता है शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला बनता है अवध का नवाब। शुजाउद्दौला का पीरियड में दो बड़ी घटना होती है।
एक पानीपत के तृतीय युद्ध और एक है बक्सर का युद्ध। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके। अब क्या है कि शुजा-उद-दौला का कार्यकाल 1754 से 1775 तक रहता है। अवध का नवाब बना और वजीर का सम्राट भी बना, क्योंकि ये सफदर जंग के बाद जो भी अवध का नवाब बना वही सम्राट का वजीर भी कहलाने लगा। जनवरी 1761 में पानीपत की एक तृतीय युद्ध होती है। जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत की तृतीय युद्ध होती है और उसमें शुजा-उद-दौला अफगानों का साथ देता है। उसके बाद क्या है कि 1759 ईस्वी में एक घटना होती है, क्या कि दिल्ली सम्राट या दिल्ली बादशाह, केंद्र पे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का जो एक अपना वजीर था इमाद उल मुल्क की शत्रुता के कारण, मतलब क्या है कि शाह आलम द्वितीय का ही वजीर इमाद उल मुल्क के शत्रुता के कारण उसे दिल्ली छोड़ना पड़ता है। तो यही शुजा-उद-दौला ही उन्हें लखनऊ में शरण देते हैं। 22-23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध में पराजित पक्ष पे होते हैं। यहाँ पे लिखना है पराजित पक्ष में था। बक्सर युद्ध के बारे तो सब आप लोगों को हम पढ़ाए भी हैं, पता भी होगा कि बक्सर युद्ध में क्या है, लॉर्ड क्लाइव एक तरफ मतलब अंग्रेज की तरफ से, और एक तरफ क्या बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये तीनों एक तरफ, लॉर्ड क्लाइव एक तरफ, और उसमें ये तीनों हार जाते हैं, पराजित पक्ष में होते हैं। जब बक्सर का युद्ध हार जाता है तो क्लाइव के साथ एक संधि होती है शुजा-उद-दौला का, उस संधि का नाम है इलाहाबाद की संधि। अगस्त 1765 ईस्वी में 64 में बक्सर युद्ध हारने के बाद तो फिर क्या संधि ही करना था, तो अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है। 1773 ईस्वी में शुजा-उद-दौला वारेन हेस्टिंग्स के साथ एक बनारस की संधि होती है। शुजा-उद-दौला क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि, 1773 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के साथ बनारस की संधि। अब बनारस की संधि में क्या होता है कि 50 लाख रुपया प्लस इलाहाबाद और कड़ा चीला भी उन्हें देना पड़ता है। उसके बाद 1774 ईस्वी में शुजा-उद-दौला रुहेलखंड के सरदार हाफिज रहमत खां के विरुद्ध आक्रमण करते हैं, और फिर मीरनपुर कटरा का एक युद्ध होता है, उसमें हाफिज रहमत खां का पराजित होता है और उसमें रुहेलखंड पर यह अधिकार पा लेते हैं। सफदर जंग 1775 ईस्वी में सफदर जंग नहीं, शुजा-उद-दौला 1775 ईस्वी में शुजा-उद-दौला की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आता है आसफ-उद-दौला। इनका कार्यकाल 1775 से 1795 के बीच होता है। इन्होंने ही अवध की राजधानी जो पहले फैजाबाद थी, इन्होंने स्थानांतरित करके लखनऊ ले आया। 1775 में वारेन हेस्टिंग्स के साथ इनका एक संधि होता है, फैजाबाद की संधि। इसमें क्या है कि 74 लाख रुपया प्रति वर्ष ये अंग्रेज को देंगे, कंपनी को देंगे, और गाजीपुर और बनारस में 2 अंग्रेजी रेजिमेंट वो रखेंगे। अंग्रेज 2 अंग्रेजी रेजिमेंट यहाँ रखेंगे। ये हो गया आपका फैजाबाद की संधि। 1784 ईस्वी में लखनऊ में एक इमाम बाड़ा बनाया है आसफ-उद-दौला ने। मुहर्रम का त्यौहार मनाने के इसमें एक इमाम बाड़ा बनवाया। उसके बाद आता है सादत अली खान। इसके बीच में और भी कोई छोटे छोटे मतलब बहुत कम टाइम के लिए आए कई एक नवाब, लेकिन उन लोगों का कार्यकाल ज़्यादा दिन रहा भी नहीं और उन लोगों ने वैसा कोई बहुत बड़ा काम किया भी नहीं। तो सादत खां आते हैं। इनको अवध के राजा का उपाधि मिला है सादत खां को। 1801 में बेलजली के साथ एक सहायक संधि होता है। बेलजली का कार्य पीरियड क्या है, 1798 से 1805। इनका एक फेमस पॉलिसी क्या है कि सहायक की संधि करते थे। तो ये सादत अली खां के साथ अवध में एक सहायक संधि की, जिसमें इलाहाबाद का क्षेत्र और लोअर दोआब जो नीचे वाले क्षेत्र थे वो अंग्रेजों को ये देना पड़ा।
फिर उसके बाद आते मोहम्मद नवाब अली शाह। 1738 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड के साथ ये एक संधि करते हैं और संधि में यह तय होती है कि अगर अवध के अंदर कुप्रशासन या अव्यवस्था की स्थिति आता है तो कंपनी उसमें हस्तक्षेप करेगी। लेकिन जो कंपनी के डायरेक्टरों ने इस संधि को स्वीकार नहीं किया। 1848 ईस्वी में कर्नल स्लीमैन लखनऊ में रेजिमेंट रखा और कुप्रशासन का रिपोर्ट ये कंपनी के जो डायरेक्टर्स लोग थे उनको भेज दिया कि कुप्रशासन का स्थिति अवध में है। हालांकि ये विलय के पक्ष में नहीं थे। कर्नल स्लीमैन जो रिपोर्ट भेजे उनका ये विलय के पक्ष में नहीं थे। फिर अवध में एक अंतिम शासक आते हैं वाजिद अली शाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम शासक होते हैं और फिर जब ये कुप्रशासन का रिपोर्ट जाता है तो लॉर्ड डलहौजी ने कुप्रशासन और अव्यवस्था का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है, या फिर कहिए तो हड़प लेते हैं, जो उसका हड़प नीति था। लेकिन इसमें स्लीमैन ने एक सेंटेंस कहा कि अवध का विलय एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल है, और कई अलग अलग विशेषज्ञ हैं, कुछ लेखकों ने कहा है कि ये महान डकैती है कि अवध का इस तरह से विलय कर लेना। तो हम लोग अभी देखें पूरा अवध का शुरू से लेकर अंतिम तक, इसके बीच में कई एक शासक आए, बताए भी कि ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं किया और बहुत कम टाइम के लिए आए थे, इसलिए उसका हम लोग चर्चा भी नहीं किए। तो इसमें कई एक इम्पोर्टेंट बात है। सबसे पहली बात एक बार हम लोग रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। क्या है कि अवध का स्वतंत्र राज्य के रूप में संस्थापक कौन है? तो सआदत खां, और अवध का राजधानी फैजाबाद था। उसके बाद नादिर शाह को उकसाया किसने? सआदत खान ने। और ये नादिर शाह का आक्रमण कब होता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। नादिर शाह का आक्रमण जब होता है दिल्ली में, तो दिल्ली में मुगल सम्राट कौन होते हैं? तो मोहम्मद शाह। नादिर शाह दिल्ली में आक्रमण 1739 में करते हैं। उसके बाद है सफदर जंग आते हैं। इनका जो हम लोग देखें कि ये क्या धर्मनिरपेक्ष था इनका, ये बात याद रखने का चीज है। और इन्हीं के टाइम में नवाब ही वजीर कहलाने लगे। उसके बाद आया उसका पुत्र शुजाउद्दौला। इनके टाइम में पानीपत की युद्ध, तृतीय लड़ाई और बक्सर का युद्ध, ये दो इम्पोर्टेंट बात इनके टाइम पे हुई। फिर और इम्पोर्टेंट क्या है कि आसफ उद्दौला, जिन्होंने राजधानी का स्थानांतरण किया था फैजाबाद से लखनऊ। और फिर सबसे अंतिम शासक हर हाल में याद रखना है, कौन थे? वाजिद अली शाह। और 1856 ईस्वी में डलहौजी के द्वारा अवध का कुप्रशासन और अव्यवस्था का आरोप लगाकर उसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है, ये विलय कर लेते हैं। तो हमारा ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा? लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि पढ़ाने का क्या स्टाइल है या फिर क्या चेंज करना है। आप लोगों को जो सहूलियत होगा हम उसी हिसाब से पढ़ाएंगे। अगर स्लो होना हो तो स्लो होंगे, अगर तेज से भी फास्ट पढ़ाना हो तो भी हम वैसे करेंगे। और अगर इसके बीच में एक जगह पे मैंने 1700 कहने की जगह एक बार 1900 कह दिए थे, तो वो 1700 का ही हिस्ट्री है। इसका मतलब क्या है कि 1722 से लेके 1856 तक का ये पूरा अवध का इतिहास है। थैंक यू।